हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर विजन क्लासेस। और दोस्तों, हम लोगों ने अब तक की क्लासों के अंदर हमने सिस्टम के बारे में स्टडी किया है और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। दोस्तों, अब तक हम लोग पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ठीक है, और कंकाल तंत्र, और अब हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम लोग प्रजनन तंत्र। ठीक है, वैसे मेरे पीछे की जो इमेज है वो भी आपको नॉलेज दे चुकी होगी कि ये जो सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे हम लोग प्रजनन तंत्र के बारे में, माने कि हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि मैम रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी इंट्रोडक्शन की क्लास होगी कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, किस किस तरीके से पढ़ना है। देन उसके बाद में हम लोग चलेंगे बेसिक के ऊपर। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, प्रजनन तंत्र को, है ना। तो देखो, अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि भाई प्रजनन तंत्र, तो प्रजनन तंत्र आखिर में है क्या चीज। ठीक है, प्रजनन तंत्र। और क्या ये प्रजनन तंत्र सिर्फ मनुष्य में पाया जाता है, क्या ये प्रजनन तंत्र सिर्फ जानवरों में ही पाया जाता है, या फिर दुनिया की हर एक जीव, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे वो बहुकोशिकीय हो, क्या उनमें भी प्रजनन तंत्र पाया जाता है। तो दोस्तों प्रजनन का मतलब, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं बात करती हूँ, तो इसका अर्थ ये है कि एक ऐसा तंत्र जो जनन के लिए सक्षम है। ठीक है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रजनन तंत्र की बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा तंत्र जो कि जनन के लिए सक्षम है, उसको हमने प्रजनन तंत्र कहा है। तो दुनिया की ऐसी हर एक वस्तु, हर एक जीव, क्योंकि हमने साइटोलॉजी में क्या पढ़ा था, हमने ये तो पढ़ा था कि भाई सजीव होने के लिए कम से कम एक कोशिका की आवश्यकता होती है, तभी वो जीव कहलाएगा, है ना। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि प्रजनन तंत्र का मतलब क्या है। प्रजनन तंत्र का मतलब ऐसा तंत्र जो कि किसी जीव के जनन के लिए सक्षम हो, उसको प्रजनन तंत्र कहेंगे। तो प्रजनन तंत्र उन सभी जीवों में होंगे जो प्रजनन करते हैं, जो नए जीव का निर्माण करते हैं। और दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जीव है वो नए जीव का निर्माण नहीं करती है। चाहे छोटे से छोटा आप बैक्टीरिया ले लो, चाहे बड़े से बड़ा बहुकोशिकीय जीव मनुष्य ले लो। ठीक है, बैक्टीरिया भी अपना जो है क्या करता रहता है, द्विगुणन करता रहता है। ठीक है, वायरस भी करता है, प्रोटोजोआ भी करता है, फंजाई भी करते हैं, कवक भी करते हैं, पेड़ पौधे भी करते हैं, जीव जंतु भी करते हैं, और मनुष्य भी करता है। बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि सभी में जीव जनन तंत्र तो है, पर फर्क ये है कि इन लोगों का, या फिर हम बात करें कि अलग अलग प्रकार का क्या पाया जाता है, इनमें जनन तंत्र या फिर सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, या फिर अलग अलग प्रकार के ये जनन करते हैं। ठीक है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि एक जनक ही संतति का निर्माण कर लेते हैं, एक जनक ही अगली पीढ़ी का निर्माण कर लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि दो जो है युग्मक मिलकर, या फिर दो जनक मिलकर किसी संतति का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करेंगे कि जनन तंत्र की अगर हम बात करते हैं, सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो ये सिस्टम भी दोस्तों अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। छोटे से छोटा जीव अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं है कि उनमें सिर्फ एक जनक से ही संतति का निर्माण हो, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं, कुछ छोटे जीव हैं पर ऐसे जीव होते हैं जो कि दो जनक मिलकर संतति का निर्माण करते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जो कि एक जनक मिलकर ही संतति का निर्माण करते हैं। हम शुरू करेंगे छोटे से जीव, चाहे मैं अमीबा ले लूं जो कि एक कोशिकीय है ना, या फिर मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि एक ऐसा जीव जो कि मनुष्य है जिसके पास बहुकोशिकीय है। ठीक है, बस इनका तरीका अलग है जनन करने का, इनका पूरा तंत्र अलग है जनन करने के लिए, परंतु सबसे मुख्य बात क्या है कि करते जनन सब है, संतति का निर्माण सब करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ मैं अमीबा का। ठीक है, अमीबा कैसे जनन करता है, कि अमीबा की डायग्राम आपने देखी नहीं हो अगर, तो कुछ इस प्रकार का अमीबा होता है। ठीक है, और ये एक कोशिका होती है, और कोशिका के अंदर क्या होता है भाई, कोशिका के अंदर द्रव होता है, और होता है केंद्रक, और फिर केंद्रक के अंदर केंद्रिका। ठीक है, तो देखो हमने अमीबा भी बना दिया। अमीबा के अंदर जितना भी आपको ब्लू स्पेस दिख रहा है वो सारा आपका क्या हो जाएगा भाई, वो सारा आपका कोशिका द्रव्य हो जाएगा, उसके अंदर एक केंद्रक है, बस, है ना। ये अमीबा है। अब अमीबा के पास में कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता है क्राइटेरिया कि ये नर है या फिर ये मादा है ना। अमीबा फिर कैसे जनन करते हैं, ठीक है, तो अमीबा कैसे जनन करते हैं कि अमीबा को अब जनन करना होगा ना, तो अमीबा क्या करेगा, पहले तो अपने अंदर का ये जो कोशिका द्रव्य है ना इसको बढ़ाएगा, अपने अंदर ये जो कोशिका द्रव्य है इसको बढ़ाएगा, क्योंकि अब इसको पता है कि अब इसको दो होने हैं, एक से दो होने हैं, तो इसको दो बनने लायक गुंजाइश भी तो होनी चाहिए। फिर ये जो अपना केंद्रक है, इस केंद्रक का आकार भी कैसा करेगा, बड़ा करेगा। ठीक है, और धीरे धीरे ये केंद्रक जो है दोस्तों क्या होने लगता है, इस तरीके से विभाजन रेखा पर आने लगता है, और इसी विभाजन रेखा के साथ में आपका जो ये अमीबा है वो भी स्वयं को विभाजन की कंडीशन में लेकर आता है। फिर उसके बाद में क्या होता है,
अमीबा तो यही है, अमीबा तो यही है। फिर धीरे 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 क्या होता है कि इस तरीके से केंद्रक अपना अलग होने की कोशिश करता है और इस तरीके से एक ही अमीबा के अंदर दो अलग अलग केंद्रक का विकास हो जाता है और उसके बाद में केंद्र को देखते देखते अमीबा भी क्या करेगा, विकसित अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है कि एक अमीबा अलग हो गया और ये दूसरा अमीबा अलग हो गया और इस तरीके से एक अमीबा ने, किसने दोस्तों, एक अमीबा ने क्या किया, एक अमीबा ने खुद के समान ही संतति को पैदा कर दिया। अब इसका तो सिस्टम बिल्कुल छोटा सा है कि इन्होंने क्या किया, कोशिका द्रव्य को बढ़ाया, इन्होंने क्या किया, केंद्रक को 2 किया, केंद्रक को 2 करने के बाद में खुद भी डबल हो गए। तो आप ये कह सकते हो क्या कि अमीबा कभी भी मरते नहीं है। देखो बिल्कुल नहीं मरा है, इसी ने ही अपने आप को क्या कर लिया, दो कर लिए, इसने ही अपने आप को 2 कर लिए। तो देखो जनन की विधियां अलग हो सकती है, जनन का तरीका अलग हो सकता है, परंतु जनन तो हर व्यक्ति करता है। देखो आज की क्लास आपकी प्रजनन तंत्र की इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी, मैं फिर बोल रही हूँ, तो हर चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इंट्रोडक्शन में ही नहीं समझ में आता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, किसमें क्या होता है, किसमें क्या नहीं होता। ठीक है, एक जीव होता है दोस्तों हाइड्रा, है ना। ठीक है, एक जीव कैसा होता है, हाइड्रा, जो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, ये हाइड्रा होता है। हाइड्रा भी प्रोटोजोआ है और एक जीव है। अब हाइड्रा में क्या होता है ना कि हाइड्रा को जब जनन करना होता है तो हाइड्रा क्या करता है, हाइड्रा को जब जनन करना होता है, जैसे आपने देखी होगी कि आलू के अंदर, है ना, आपने देखा होगा कि आलू के अंदर क्या होता है कि जैसे कणिकाएं, कलिका निकल जाती है ना, वैसे इस हाइड्रा के अंदर भी उसको जनन करना है तो ये भी अपने अंदर से एक कलिका को विकसित करेगा। फिर ये हाइड्रा तो है ही, ये हाइड्रा तो है ही, और इस तरीके से ये कलिकाएं भी, कलिका को भी फिर ये क्या करता होता है, ग्रोथ दे रहा होता है और ये हाइड्रा भी धीरे धीरे ये कलिका भी जो है हाइड्रा से क्या हो जाती है, इस तरीके से बड़ी हो जाती है। और जब एक सफिशिएंट टाइम आने पर हाइड्रा की ये कलिका बड़ी हो जाती है तो ये हाइड्रा इस कलिका को स्वयं से अलग कर देता है और इस तरीके से एक नए हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। समझ रहे हो आप। तो देखो नए 1 से 2 बन गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जनन करता है। ठीक है, और जीव कैसे जनन करता है, अभी तक सिर्फ बात कर रही हूँ मैं एक कोशिकीय की, है ना, और सूक्ष्म जीवों की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। ठीक है, एक कोशिकीय या फिर मैं किसकी बात कर रही हूँ, सूक्ष्म जीवों की बात कर रही हूँ। और भी जनन की काफी सारी विधियां, जैसे कि अगर कोई जीव होता है ना, तो सपोज करो ये कोई जीव था, ये कोई आपका जीव था, है ना, इस जीव को क्या किया आपने, इस तरीके से कट लग गया उस जीव को, ऐसे कट लग गया, काट दिया किसी ने उसको, तो उसके कितने भाग बन गए दोस्तों, एक भाग तो उसका ये वाला बन गया, ठीक है ना, दूसरा भाग दोस्तों ये वाला बन गया और तीसरा वाला भाग कौन सा बना, ये वाला बन गया। ठीक है, तो ये जीव क्या करते हैं, स्वयं में वृद्धि कर लेते हैं और इस प्रक्रिया को पुनरुद्भवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुनरुद्भवन, कि जो भाग कटा था और उस भाग को इसने वापस अपने आप में नया पैदा कर लिया। ठीक है, इसने इस तरीके से अपने आप में वृद्धि कर ली और इसने दोस्तों इस तरीके से अपने आप के अंदर वृद्धि कर ली। इस तरीके से एक ही जीव ने कैसे जीव बना दिया दोस्तों, 3 नए जीवों का निर्माण कर दिया। तो जनन की विधियां अलग अलग हैं। ठीक है, इसको कोशिका विभाजन विधि द्वारा कर दिया, इसने मुकुलन विधि द्वारा कर दिया। इसको क्या ना कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है मुकुलन। ठीक है, इसको इसने क्या कर दिया, इसने पुनरुद्भवन ठीक है, इसने पुनरुद्भवन विधि द्वारा कर दिया। ठीक है, और इसने विभाजन द्वारा कर दिया। ठीक है, तो ये विभाजन जो है दोस्तों, ये विभाजन कौन सा है ना, क्या ये इस प्रकार के जनन को क्या कहा जाता है, इस प्रकार के जनन को दोस्तों कहा जाता है अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि किसी भी लिंग या फिर किसी भी लिंग मतलब कि किसी भी जेंडर के द्वारा ये जनन नहीं कराया गया है, अलैंगिक जनन। ठीक है, मतलब हम बोल रहे हैं किसी भी जेंडर, यहाँ पे मेल और फीमेल का स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पे मेल और फीमेल का स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पे क्राइटेरिया है सिर्फ एक जीव का जो कि एक कोशिकीय है, जिसके अंदर मादा और नर का कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होता है। और वो ऐसे जीव जो जब जनन करते हैं तो उन जीवों को कहा जाता है, उस जनन की प्रक्रिया को कहा जाता है अलैंगिक जनन। बट अगर आप जैसे जैसे इन एक कोशिकीय से आगे बढ़ते जाओगे तो वैसे वैसे आपके जो जेंडर है वो भी बदलते जाएंगे। एक जीव के अंदर देखो, पहले तो इनमें कोई जेंडर नहीं है, कोई स्पेसिफिक इनका जेंडर का क्राइटेरिया नहीं है। धीरे धीरे आपकी जब धीरे धीरे बढ़ते गए, आर्थ्रोपोडा की तरफ चलते गए, आर्थ्रोपोडा जो संघ है उसकी तरफ चलते गए, तो आपने वहां पे देखा कि क्या हुआ
जो आपका जितने भी आपके वर्ग के व्यक्ति थे, है ना, जितने भी थे, तो वो नर और मादा में स्पेसिफिकली अलग अलग क्राइटेरिया हो गया। जैसे कि केचुए की मैं बात करूं तो केचुआ एक ही शरीर के अंदर, है ना, कुछ सेगमेंट पहले तो कुछ खंडों पहले तो नर जननांग पाए जाते हैं, कुछ खंडों बाद में मादा जननांग पाए जाते हैं। तो एक ही जीव के अंदर नर और मादा अंग पाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनको द्विलिंगी कहा गया, ठीक है। और फिर कुछ हम लोग आए, जैसे कि, है ना, हम लोगों में स्पेसिफिक नर क्राइटेरिया अलग है, अलग जीव में है, और फीमेल जो है वो अलग जीव में है, ठीक है। तो इस तरीके से बढ़ता जाता है ये सिस्टम। और पर ऐसे जीव जिनके अंदर किसी भी जेंडर के नहीं होने के बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं, वो भी नए जीव का निर्माण कर रहे हैं, वो भी अपनी अलग संतति का निर्माण कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड अलैंगिक जनन, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चीज में बात करती हूँ, कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि जैसे अगर मैं शब्द बोलूंगी जायगोट, मैं शब्द बोलूंगी अगर युग्मक, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मैम युग्मक का मतलब क्या बोल रही है। अगर मैं शब्द बोलती हूँ गैमीट या फिर मैं शब्द बोलती हूँ युग्मनज, है ना, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैम क्या बोल रही है ना। तो ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कुछ ऐसी टर्म्स जैसे कि मैं बोलूंगी ब्लास्टूला तो वो क्या होता है, मैं बोलूंगी गैस्टूला वो क्या होता है, मैं बोलूंगी मेड्यूला वो क्या होता है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग थोड़ा स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे कि आपने अलैंगिक जनन को समझा, अब अलैंगिक आपको समझ में आ गया, तो अलैंगिक के बाद में आप आराम से लैंगिक जनन को भी समझ सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ लैंगिक जनन की, अगर मैं किसकी बात करती हूँ, लैंगिक जनन की बात करते हैं, तो लैंगिक जनन कौन सा जनन होता है दोस्तों? लैंगिक जनन वो जनन होता है दोस्तों जिसके अंदर लैंगिक मतलब जिसके अंदर जेंडर जो होते हैं ना वो स्पेसिफिकली होते हैं, जिसमें जेंडर होते हैं, ठीक है। जेंडर आप समझ रहे हो, लिंग होते हैं नर और मादा होते हैं, और दो जनक मिलकर किसी संतति का निर्माण करते हैं। अकेले जनक से नहीं होगी संतति निर्माण, तो उसके लिए दो जनकों का होना जरूरी है, और उसी प्रकार के जनन को क्या कहा जाता है, अलैंगिक जनन कहा जाता है, ठीक है। कैसे प्रकार का जनन, अलैंगिक जनन कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं अलैंगिक जनन की, तो अलैंगिक जनन में और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होती है। अलैंगिक जनन में जैसे कि मैंने एक शब्द बोला, है ना, युग्मक, है ना, गैमीट, ठीक है। मैं किसकी बात कर रही हूँ, युग्मक की। मैं किसकी बात कर रही हूँ, युग्मक की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ गैमीट की, ठीक है। अब युग्मक क्या होते हैं, देखो, अब युग्मक जो होते हैं ना दोस्तों, आपके आपके लैंगिक जनन के अंदर युग्मक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। इसके बिना जनन होना इम्पॉसिबल है, और मतलब कि इम्पॉसिबल मतलब क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल बिल्कुल जरूरी है ना, मतलब इसके अलावा नहीं हो सकता है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम बात करें लैंगिक जनन की, तो युग्मक जो होगा, युग्मक दो प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक तो हो सकता है मेल गैमीट, यानी कि मैं बात कर रही हूँ नर युग्मक की, ठीक है, और एक हो सकता है आपका फीमेल गैमीट माने की मादा युग्मक की, ठीक है। मैं एक तो बात कर रही हूँ आपके नर युग्मक की, और एक मैं बात करती हूँ आपके मादा युग्मक की। तो अब बात करते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक में अंतर क्या होता है भाई, है ना। तो इसके बारे में बात करेंगे कि भाई नर युग्मक तो कौन सा है और मादा युग्मक कौन सा है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, नर युग्मक की बात करते हैं, तो नर युग्मक का मतलब क्या होता है, शुक्राणु, ठीक है। नर का जो युग्मक है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, शुक्राणु कहा जाता है, स्पर्म कहा जाता है। और जो मादा युग्मक होता है दोस्तों, वो मादा युग्मक जो होता है वो कौन होता है दोस्तों, आपका अंडाणु होता है, जिसको एग भी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों, जिसको एग भी कहा जाता है। तो युग्मक जो होते हैं दोस्तों वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, शुक्राणु और अंडाणु। तो ये आपसे पूछा जाता है कि मेल गैमीट कौन सा है, मेल गैमीट कौन सा है, फिर पूछा जाएगा निम्न में से फीमेल गैमीट कौन सा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि नर युग्मक जो होंगे वो तो कौन से होंगे, शुक्राणु होंगे, और मादा युग्मक जो होते हैं दोस्तों वो कौन से होते हैं, आपके अंडाणु होते हैं, आपके एग होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बिना होना, किसी जीव का निर्माण होना संभव ही नहीं है। तो एक शब्द निकल के आता है, एक वाक्य निकल के आता है, एक परिभाषा निकल के आती है दोस्तों, और उस परिभाषा का नाम है गैमेटोजेनेसिस। क्या है नाम दोस्तों उस परिभाषा का, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। उस परिभाषा का नाम आता है दोस्तों गैमेटोजेनेसिस। अब बात करते हैं कि नाम क्या है गैमेटोजेनेसिस का, तो गैमेटो से क्या मिलकर, गैमेटो का मतलब क्या होता है, गैमीट, ठीक है ना। गैमेटो का मतलब क्या होता है दोस्तों, गैमेटो का मतलब होता है गैमीट, ठीक है। गैमीट यहाँ पे पढ़ाया अभी तक, ठीक है। और जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण,
ठीक है। तो गैमीट का निर्माण की प्रक्रिया जो है, गैमीट के निर्माण की प्रक्रिया, युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है दोस्तों, गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। माने कि शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और साथ में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है, तो युग्मकों का निर्माण होता है। तो शब्दों से ही हम लोग अर्थ को समझते हैं, तो इसलिए हमारे पास आसानी होती है याद करने के लिए, ठीक है। शब्दों से हम लोग क्या समझ लेते हैं दोस्तों, अर्थ को समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, गैमेटोजेनेसिस, और गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण। अब प्रश्न उठता है कि भाई शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण कब होता है, ठीक है। तो देखो, यदि किसी नर का जन्म होता है, ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ मादा गैमीट की, है ना, या फिर मैं बात कर रही हूँ मादा युग्मक की, फीमेल गैमीट या फिर मादा युग्मक की बात कर रही हूँ, तो किसी मादा का जब जन्म होता है, किसी मादा या फिर किसी फीमेल के जन्म होने के साथ में ही, किसी फीमेल के जन्म होने के साथ में ही, जन्म होने के साथ ही, ठीक है, उनके अंदर जो एग होते हैं उनका फॉर्मेशन बना हुआ होता है। अंड जो होते हैं आपके, एग जो होते हैं वो बने हुए ही होते हैं, वो उनके शरीर में होते ही हैं, ठीक है ना। अगर किसी फीमेल का निर्माण, अगर फीमेल गैमीट की मैं बात करूं, तो फीमेल गैमीट का निर्माण कब होता है, किसी फीमेल के जन्म होने के साथ ही। एग तो होते ही होते हैं, एग बने होते हैं, है ना। और एग होते कहाँ पे हैं, एग होते कहाँ, बने होते हैं, ठीक है ना। एग होते कहाँ पे, ये एग होते हैं आपके अंडाशय के अंदर। ये एग कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, आपके अंडाशय के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अंडाशय के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अंडाशय, अंड, आशय, अंड का आशय, तो अंड के अंदर, अंडाशय के अंदर क्या रहेंगे, आपके एग रहेंगे। अंड का आशय हो गया ना, अंडाशय मतलब कि इसके अंदर क्या रहेंगे, आपके एग रहेंगे। पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये देखो कि किशोरा अवस्था, ये एग बड़े तो हैं बट ये क्या नहीं है, ये परिपक्व नहीं है। ये क्या नहीं है दोस्तों, ये एग जो है वो अपने क्या नहीं है दोस्तों, वो परिपक्व नहीं है। तो इन एगों के परिपक्व कब होते हैं, किशोरा अवस्था में, है ना। हम किसकी बात करें, किशोरावस्था में जो है, प्यूबर्टी की एज में या फिर किशोरावस्था में ये जो एग होते हैं वो परिपक्व होते हैं। वो क्या होते हैं दोस्तों, परिपक्व होते हैं, ठीक है। तो जब एग बन रहे हैं तो आपसे पूछा जाता है कि फीमेल बॉडी के अंदर अगर मैं बात करती हूँ गैमेटोजेनेसिस की, तो वो तो बने हुए ही होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर। तो दोस्तों ये जो गैमेटोजेनेसिस की बात करी, ये तो बनी हुई है, ठीक है। और अब बात करते हैं हम लोग कि भैया ये मेल गैमीट के अंदर गैमेटोजेनेसिस कब होता है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेल के अंदर, किसी भी नर के अंदर जो है ये गैमेटोजेनेसिस कब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही देख लीजिए आप कि किसी भी नर के अंदर अगर आप गैमेटोजेनेसिस की बात करोगे तो वो कब होगा, वो कब बना हुआ होगा, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो देखो, अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, अब मैं किसी नर की बात कर रही हूँ, अब मैं किसकी बात कर रही हूँ दोस्तों, अब मैं बात कर रही हूँ किसी नर की, है ना। और अगर हम किसी नर की बात करते हैं तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि नर युग्मक जो होते हैं वो जन्म के साथ नहीं होते, युग्मक, है ना, जन्म के साथ नहीं होते, जन्म के साथ जो है वो नहीं होते हैं, जन्म के साथ नहीं होते। तो फिर ये कब होते हैं, ये किशोरा अवस्था में बनते हैं, ये किशोरा अवस्था में बनते हैं, ठीक है, किशोरा अवस्था में बनते हैं, ठीक है। और कहाँ पर बनते हैं, जैसे कि आपने देखा कि अंडाणु, अंडाशय के अंदर आपके अंडाणु बनते हैं। अभी क्या बोला गया कि भैया अंडाशय के अंदर आपके अंडाणु होते हैं, अंडाशय के अंदर आपके अंड होते हैं। वैसे ये कहाँ पर बनते हैं दोस्तों, ये वृषण में बनते हैं। किसके अंदर बनते हैं, वृषण में बनते हैं। वृषण माने टेस्टिस के अंदर जो है दोस्तों ये बनते हैं, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस फीमेल के अंदर तो कहाँ पर हुई, अंडाशय के अंदर हुई, है ना। और गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस मेल के अंदर, नर के अंदर जो है दोस्तों वो कहाँ पर हुई, गैमेटोजेनेसिस में नर के अंदर जो प्रोसेस हुई वो हुई आपके वृषण के अंदर, वो आपके टेस्टिस के अंदर यहाँ पर होती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको किसके बारे में ध्यान रखनी है। हम पढ़ क्या रहे हैं दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे लैंगिक जनन। हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लैंगिक जनन की, माने कि रिप्रोडक्शन की बात करें। रिप्रोडक्शन के अंदर हमने गैमीट के बारे में बात की। गैमीट क्या होते हैं दोस्तों, और गैमीट होते हैं युग्मक, और युग्मक क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, नर गैमीट और मादा गैमीट, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक का नाम शुक्राणु है, मादा युग्मक का नाम अंडाणु है या फिर अंड है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की, मादा युग्मक जो होते हैं वो अंडाशय के अंदर बनते हैं। और अगर नर युग्मक की बात करती हूँ तो नर युग्मक दोस्तों कहाँ पर होते हैं, आपके जो नर युग्मक होते हैं दोस्तों वो किशोरावस्था में बनते हैं और वृषण में मौजूद होते हैं। कहाँ पर मौजूद होते हैं दोस्तों, वृषण में मौजूद होते हैं।
ओके, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, है ना। अब ये पहली स्टेप होती है किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसी भी लैंगिक जनन की प्रथम अवस्था जो होती है दोस्तों, वो यही होती है। किसी भी अगर मैं बात करती हूँ किसी भी रिप्रोडक्शन की, किसी भी लैंगिक जनन की पहली अवस्था कौन सी होती है, यही होती है गैमेटोजेनेसिस। पहली प्रोसेस जो होती है दोस्तों वो कौन सी होती है, आपकी गैमेटोजेनेसिस होती है, ठीक है। अब एक बार कुछ डायग्राम के माध्यम से भी हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे अपने पास जो डायग्राम है वो किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। किसकी बात करें हम लोग, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो भैया जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या होता है, किस किस तरीके से होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है दोस्तों, उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, अब आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों पढ़ना है, देखो हम अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माने कि अलैंगिक जनन की बात करते हैं, तो उसके अंदर तो ना तो कोई मेल है ना कोई फीमेल है, तो वहां पे तो हमको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना नहीं होता। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमको कहाँ पे पढ़ना होता है, जहाँ पे लैंगिक जनन होता है, जिसमें लैंगिक मतलब जेंडर की जरूरत होती है, ठीक है। और जेंडर की अगर जरूरत होती है तो वहां पे आप लोग दोनों प्रकार के सिस्टम को पढ़ते हो, उसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो। तो अब पहले हम लोग फीमेल का पढ़ेंगे, देन उसके बाद में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या बात की, हमने देखो यहाँ पे अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मुख्य अंग जो है दोस्तों वो कौन कौन से हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मुख्य अंग है या फिर मुख्य भाग जो होते हैं दोस्तों वो कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम मुख्य भागों की बात करते हैं तो आप सबसे पहले देखो कि जो किसी मादा जनन तंत्र की अगर मैं बात करती हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ दोस्तों, किसी मादा जनन तंत्र की, है ना। तो किसी मादा जनन तंत्र के अंदर अंग जो होते हैं वो होते हैं आपके अंडाशय, अंड जो अंग होते हैं, जो ऑर्गन होते हैं वो होता है आपका अंडाशय। देन उसके बाद में जो होता है वो होता है दोस्तों आपका गर्भाशय। क्या होता है दोस्तों, आपका गर्भाशय होता है। ये तो दो मुख्य अंग हैं। उसके अलावा एक नलिका पाई जाती है जिसका नाम होता है दोस्तों फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम होता है दोस्तों उसका, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, या फिर फैलोपियन ट्यूब या फिर फैलोपियन नलिका, ठीक है। नेक्स्ट जो अंग होता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, योनि या फिर वजाइना कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ अंग होते हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जिनके बारे में हम लोगों को डीप स्टडी यहाँ पे करनी होती है, ठीक है। आपको बता दिया कि अंडाशय के अंदर जो है वो क्या होती है, कौन सी प्रोसेस हो जाती है दोस्तों, आपकी गैमेटोजेनेसिस हो जाता है, ठीक है ना। कौन सा हो जाता है दोस्तों, आपका गैमेटोजेनेसिस जो है वो आपके किसके अंदर होता है, वो आपके अंडाशय के अंदर होता है। कौन सी प्रोसेस होती है दोस्तों, गैमेटोजेनेसिस होती है। और देखो यहाँ पे, और अगर हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की, तो इस डायग्राम को देखो और यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या होती हैं। तो ब्लैक से या फिर ब्लैक नहीं ग्रीन ले लेते हैं। देखो ये जो वाला पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट होता है जिसपे मैंने पूरा ग्रीन से कोडिंग कर दिया है, ठीक है, ये वाला भाग जो होता है वो आपका दोस्तों कौन सा भाग होता है, वो आपका गर्भाशय होता है। कौन सा भाग होता है आपका, गर्भाशय होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको जो येलो से दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो आपको येलो से दिखाई दे रही है ये वाली जो नलिका है, और एक नलिका कहाँ पर होती है दोस्तों, इस तरफ भी होती है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के अंदर एक नलिका पाई जाती है। और इस नलिका का नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम बोल रही हूँ, फैलोपियन ट्यूब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में आपके यहाँ पर इस रेड से बना रही हूँ, यहाँ पर जो है आपके पास में एक ओवरी होती है, माने कि एक अंडाशय होता है, और इस तरीके से दूसरा। तो ये वाला जो भाग होता है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, इसको अंडाशय कहा जाता है। और ये जो होती है वो होती है वजाइना यानी कि योनि, ठीक है। वजाइना के अंदर की तरफ जो होता है दोस्तों, ये सर्विक्स वाला भाग होता है, ठीक है, सर्विक्स वाला भाग यहाँ पर होता है। तो ये कुछ चीजें हैं अपनी, जो अपनों को कुछ चैप्टर, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को आगे पढ़ना पड़ेगा। अब अंडाशय के अंदर दोस्तों क्या रहते हैं, अंडाशय के अंदर आप सभी को पता है कि अंडाशय के अंदर क्या रहेंगे भाई, अंडाशय के अंदर रहेंगे एग। क्या रहते हैं दोस्तों, अंडाशय के अंदर एग रहते हैं। तो पहली प्रोसेस जो थी हमारे लैंगिक जनन की, वो तो क्या थी, वो तो थी गैमेटोजेनेसिस, जिसके अंदर किसी मादा शरीर के अंदर तो अंडों का विकास हो चुका है। और अगर किसी पुरुष शरीर की बात करती हूँ दोस्तों, तो पुरुष शरीर के अंदर किसका विकास हो चुका है, किसी पुरुष शरीर के अंदर हो चुका है शुक्राणु का निर्माण हो चुका है वृषण के अंदर। अभी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। अब दूसरे चरण की तरफ चलते हैं। हम पढ़ क्या रहते हैं, प्रजनन तंत्र, मतलब ऐसा तंत्र जो कि क्या करे, जो सक्षम हो जनन के लिए। तो हमें जनन की प्रक्रिया को पढ़ना है। पहली प्रक्रिया देख ली गैमेटोजेनेसिस, जो कि हम लैंगिक जनन के अंदर देख रहे हैं। दूसरी प्रक्रिया की बात करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों, जिसको कहा जाता है अंडोत्सर्ग। क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है दोस्तों, उस प्रक्रिया का नाम होता है अंडोत्सर्ग।
ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं। दूसरी प्रक्रिया जो है उसका नाम है अंडोत्सर्ग। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अंडोत्सर्ग की, है ना, हम बात करते हैं यहाँ पे ओव्यूलेशन की, ठीक है ना, या फिर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अंडोत्सर्ग की। तो जो अंडोत्सर्ग जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है इसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा अंडोत्सर्ग होता है, जिसको ओव्यूलेशन करके कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको ओव्यूलेशन कहा जाता है। तो ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस होती है दोस्तों, उसका मतलब होता है कि एग का अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में जाना, फैलोपियन ट्यूब में जाना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि जब ये एग जब ये एग पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं किशोरावस्था में, जब ये अंडा जो अंडाणु है ये पूरी तरह से दोस्तों जिस दिन परिपक्व हो जाएगा उस दिन क्या होगा, एक एग या तो इस वाली अंडाशय से या फिर इस वाले अंडाशय से निकलकर कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है। ये एग जो है किशोरावस्था, जिस दिन आपका एग जो है परिपक्व हो जाएगा, वो एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब में अंडाशय से निकल कर कहाँ चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। कैसे निकल के जाएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, इस फैलोपियन ट्यूब में अंडाशय से ऐसे अंगुलीनुमा संरचना बनी होती है, ठीक है ना, जो इसके बिल्कुल चिपकी हुई होती है, अंगुलीनुमा इस तरह से संरचना बनी होती है। तो इससे चिपक कर बिल्कुल छोटा सा होता है, बहुत सूक्ष्म सा होता है, और ये एग जो है कहाँ चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। और इसी प्रक्रिया को, और दोस्तों इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, अंडोत्सर्ग कहा जाता है। कि अंड का निकलकर कहाँ जाना, फैलोपियन ट्यूब में चले जाना। तो मतलब इसको हम परिपक्वन की अवस्था भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं इस चीज को, इस चीज को हम लोग दोस्तों कह सकते हैं परिपक्वन की अवस्था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एग जो है वो कहाँ पे चला गया, एग जो है अपना वो अंडाशय से निकलकर कहाँ पर जा रहा है, आपका अंडाशय से निकलकर दोस्तों एग कहाँ चल जाता है, आपका फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग परिपक्वन की अवस्था या फिर परिपक्वन की अवस्था कहा जाता है, ठीक है। अब इतना हमको समझ में आ गया कि भैया परिपक्वन की अवस्था की बात करें, चलो ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं कि अब क्या होता है। तो दूसरी प्रक्रिया जो है वो तो अपनी कौन सी हो गई दोस्तों, अंडोत्सर्ग होगा, जिसको ओव्यूलेशन भी कहा जाता है, ठीक है। ये कहाँ चला गया, फैलोपियन ट्यूब में चला गया। फैलोपियन ट्यूब में क्यों जाता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। जिस दिन एग परिपक्व हो जाएगा वो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा और शुक्राणु का इंतजार होता है वहां पे, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन माने कि निषेचन की अवस्था के लिए। तो तीसरी जो अवस्था आती है हमारी, तीसरी जो अवस्था आती है दोस्तों, उसका नाम है निषेचन की अवस्था, निषेचन की अवस्था। अब निषेचन की अवस्था के अंदर क्या होता है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन के अंदर दोस्तों क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के अंदर निषेचन की अवस्था के अंदर क्या होता है कि नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयन होता है, संलयन होता है, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को दोस्तों कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है, इसी प्रक्रिया को निषेचन की अवस्था कहा जाता है। और निषेचन की अवस्था जो है उसकी खोजकर्ता कौन थे, इसके पहले बात करेंगे, उसके बाद में निषेचन अवस्था पर जाएंगे। तो निषेचन की जो अवस्था के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे दोस्तों, जिन्होंने साइटोलॉजी शब्द दिया था। अब याद करो कि मैम ने पढ़ाया था कि साइटोलॉजी शब्द किसने दिया था, फटाफट से याद करो, फटाफट से बता दो कि निषेचन की अवस्था जो होती है ना, निषेचन की अवस्था की खोज किसने की थी। तो वो वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने साइटोलॉजी के बारे में बताया था। और साइटोलॉजी के बारे में किसने बताया था, हर्टविग ने बताया था। कौन से साइंटिस्ट थे दोस्तों, हर्टविग ने जो है वो निषेचन की अवस्था के बारे में बताया था। तो ये हमको ध्यान रखना है कि हर्टविग ने निषेचन की अवस्था के बारे में बताया था। तो चलो निषेचन की अवस्था की बात भी हो गई, भैया किसने बताया, हर्टविग ने बताया, है ना। और फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है, ठीक है ना। जो निषेचन होता है दोस्तों, निषेचन की जो प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है, तो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, जितना भी ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हूँ ना वो सारी चीजें आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। और निषेचन की प्रक्रिया दोस्तों संपन्न होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अब फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, किस तरीके से होता है, देखो ये तो आपका यूट्रस था, है ना, इसकी तो हमने बात कर ली। ये तो आपका क्या था, यूट्रस था, यहाँ पर आपकी ओवरी लगी हुई थी, ठीक है। और यहाँ से
ठीक है। और यहाँ से जो है एक नलिका आती है जिसका नाम है फैलोपियन नलिका, और ये फैलोपियन नलिका ऐसे अंगुलीनुमा प्रवर्ध में इससे जुड़ी हुई होती है। और यहाँ पर दोस्तों, और यहाँ पर अपने पास में क्या होता है, यहाँ पर होते हैं अपने पास में एग, ठीक है। अब ये क्या हुआ, देखो किशोरावस्था आई तब तो गैमेटोजेनेसिस हो गया, मतलब कि ये जो एग हैं वो परिपक्व हो गए, और यहाँ से एक एग सिर्फ एक एग कहाँ आ गया, फैलोपियन ट्यूब में आ गया, ठीक है। ये वजाइना है और ये सर्विक्स है, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब हम बात करें कि यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से वजाइनल पार्ट से होता हुआ स्पर्म आता है, और स्पर्म आकर कहाँ चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में इस वाले भाग में चला जाता है। तब तक ये एग भी यहाँ पे आ चुका होता है, ठीक है ना। तब तक ये एग भी कहाँ पर आ चुका होता है, आगे की तरफ जो है ये एग भी गति कर चुका होता है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात करें कि ये फैलोपियन ट्यूब के इस वाले भाग में, फैलोपियन ट्यूब के इम्पुला वाले भाग के अंदर, इस वाले भाग के अंदर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर ये जब अब इसको जूम आउट करके बना रही हूँ, ये एग है, और जब ये शुक्राणु इसके संपर्क में आ जाता है तो जो अब प्रक्रिया हो गई, इस प्रक्रिया को क्या कहा गया, निषेचन की अवस्था कहा गई। मतलब कि देखो, एक कोशिका तो आपका क्या है, एक कोशिका तो आपका एग है ना, और दूसरी कोशिका क्या है, आपका स्पर्म है, मतलब कि शुक्राणु है, ठीक है। तो एग और स्पर्म का जब संलयन होता है, ठीक है, तो उस प्रक्रिया में क्या हो गया, आपकी दो कोशिकाएं यहाँ पे मिल गई, ठीक है ना, और दो कोशिका मिल गई, और उसने क्या बना लिया, उसने उसके अंदर संलयन शुक्राणु उसी के अंदर चला गया, ठीक है। वो प्रक्रिया जो है अब यहाँ से शुरू होती है किसी के, अब जो अगली ये वाली प्रक्रिया जो है दोस्तों, ये कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी, निषेचन की अवस्था कहलाती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो। यहाँ पे देखो क्या किया जा रहा है, भैया ये एग है, और एग कहाँ पे आ गया, इस वाली कंडीशन में आ गया। जब ये एग चलता चलता यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से शुक्राणु आएंगे काफी सारे, पर संलयन कौन सा होगा, एक ही शुक्राणु का संलयन होगा। और शुक्राणु के संलयन की प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन इसको कहा जाता है। खोजकर्ता कौन थे, हर्टविंग थे, ठीक है दोस्तों। क्या कहा जाता है, हर्टविंग जो है थे। और अब यहाँ से दोस्तों क्या बनेगी, इस संलयन से दोस्तों बनता है जाइगोट, ठीक है ना। क्या बनता है दोस्तों, इस संलयन से ये जो बना है अपने पास में, ये जो चीज बनी है अपने पास में, इस चीज को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है जाइगोट, यानी कि युग्मनज। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको दोस्तों, युग्मक से क्या बन गया, युग्मनज, ठीक है। इससे क्या बन गया, जाइगोट से क्या बन गया दोस्तों, युग्मनज बन गया। फिर से समझने की कोशिश करो, हम परिपक्वन की अवस्था पढ़ रहे हैं, उससे भी पहले हमने कुछ पढ़ा है ऊपर, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, पहली तो हम लोगों ने बात की अंडोत्सर्ग, पहले तो हमने बात की गैमेटोजेनेसिस के बारे में, उसके बाद में हम लोग दूसरी प्रोसेस की बात कर रहे हैं अंडोत्सर्ग के बारे में। और अगर अंडोत्सर्ग की बात करते हैं तो एग का अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में जाना ही अंडोत्सर्ग कहलाता है। और परिपक्वन की अवस्था का मतलब क्या है, निषेचन की अवस्था माने फर्टिलाइजेशन, नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ में जब संलयन हो जाता है, ठीक है। खोजकर्ता इसके कौन थे, हर्टविंग थे। और कहाँ पर होती है ये प्रोसेस, प्रक्रिया संपन्न कहाँ पर होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। गैमेटोजेनेसिस कहाँ पे हो रहा था, गैमेटोजेनेसिस हो रहा था अंडाशय के अंदर, है ना, या फिर वृषण के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन कहाँ पर हो रहा था, अंडाशय से कहाँ पर हो रहा था, फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा था। तीसरी चीज की हम लोग बात करते हैं भैया, तीसरी जो चीज थी अपनी, कि जो अपना निषेचन की प्रक्रिया है वो कहाँ पर होती है, तो निषेचन की जो प्रक्रिया है वो होती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन की। अब हम जो नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे उसको क्या कहा जाता है, इम्प्लांटेशन। पर उससे पहले मैं आपको जाइगोट के बारे में कुछ बताऊंगी, है ना। तो पहले जाइगोट के बारे में देख लो, है ना। हम यहाँ पे बात करें जाइगोट। अब जाइगोट कैसे बना था भाई, युग्मनज, युग्मनज जो है वो कैसे बना, एग, ये एग है ना। और ये एग भी कैसी है, एक कोशिका है, एग भी कैसी है, एक कोशिका है। और अगर मैं स्पर्म की बात करती हूँ तो स्पर्म जो है वो भी कैसी कोशिका है, एक कोशिका है। और जब इनका संलयन हुआ तो क्या बन गया, तो ये एक इस तरीके से क्या बन गया, ये जाइगोट बन गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, ये एग है, एक कोशिका है, मतलब एन गुणसूत्र तो यहाँ से आएंगे, है ना। और ये भी एक कोशिका है, एन गुणसूत्र यहाँ से आएंगे। मतलब क्या हुआ, इस एग के अंदर से कितने आए, 23 गुणसूत्र तो इस एग से आए, और 23 गुणसूत्र कहाँ से आए, इस शुक्राणु से आए। तो n + n इक्वल्स टू ये जाइगोट जो बना, ये कितना बना दोस्तों, ये 2n बन गया। मतलब 23 गुणसूत्र तो यहाँ से मिल गए,
23 गुणसूत्र तो नर से मिल गए और 23 गुणसूत्र दोस्तों कहाँ से मिल गए, मादा से मिल गए। 23 गुणसूत्र तो नर से मिल गए, 23 गुणसूत्री मादा से मिल गए, टोटल 46 गुणसूत्र हो गए। टोटल क्या हो गए दोस्तों, 46 गुणसूत्र हो गए। और अब ये जायगोट ही आगे किसका रूप लेगा, ये जायगोट ही आगे क्या करेगा, कोशिका विभाजन करके, कौन सा विभाजन करेगा दोस्तों, ठीक है, ये कौन सा विभाजन करेगा, ये विभाजन करेगा दोस्तों कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन के फलस्वरूप दोस्तों क्या बनाएगा, भ्रूण का निर्माण होगा। और इस भ्रूण के अंदर टोटल कितने गुणसूत्र होंगे, इस भ्रूण के अंदर टोटल 46 जो है दोस्तों गुणसूत्र होते हैं। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है आपकी निषेचन की। निषेचन के अंदर 46 गुणसूत्र आपके पास में मौजूद होते हैं। और इसके अलावा क्या होते हैं, n और n प्लस 2n हो जाएगा। 2n हो गए आपके 46 गुणसूत्र। ये बात कर रहे हैं हम लोग जायगोट की, जिसको युग्मनज कहा जाता है। अब युग्मनज ना तो नर होगा ना मादा होगा, क्योंकि नर और मादा के संलयन से ही, नर और मादा के किसके संलयन से ही दोस्तों किसका निर्माण हुआ है, युग्मनज माने कि जायगोट का निर्माण होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं इम्प्लांटेशन की। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंतःरोपण की अब हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग, अब हम बात करेंगे अंतःरोपण की। अंतःरोपण का मतलब क्या हो गया, इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन की अगर बात करते हैं तो इम्प्लांटेशन का मतलब क्या हो गया, जाइगोट का, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जाइगोट का गर्भाशय की दीवार से आकर चिपक जाना। ठीक है, क्या कहलाता है इम्प्लांटेशन, जाइगोट का गर्भाशय, गर्भाशय का मतलब क्या है, यूट्रस, है ना। तो गर्भाशय की दीवार से आकर, गर्भाशय की दीवार से आकर चिपक जाना, गर्भाशय की दीवार से आकर चिपक जाना जो है दोस्तों वो क्या कहलाता है, चिपक जाना। ठीक है, और ये चिपक जाना ही दोस्तों वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका इम्प्लांटेशन यानी कि अंतःरोपण। देखो दोस्तों ये क्या है अपने पास में, ये है अपने पास में गर्भाशय। ठीक है, और गर्भाशय की जब देखो क्या होता है, जब अंतःरोपण, जब ओव्यूलेशन होने लगता है ना, जब ओव्यूलेशन हो गया ना, ओव्यूलेशन का मतलब क्या हो गया भाई, ओव्यूलेशन का मतलब है अंडोत्सर्ग। जब ये अंडोत्सर्ग हो जाता है तो क्या होता है, गर्भाशय को लगता है कि भाई अब तो कोई जायगोट, अब तो कोई नन्हा मेहमान अपने यहाँ पे आने वाला है। तो ये गर्भाशय की दीवारें क्या करती है, तैयारियां शुरू कर देती है। ठीक है, इसको गर्भाशय तक पहुंचने में दोस्तों कम से कम भी 14 दिन के आसपास लगते हैं। ठीक है, कहाँ कितने लगते हैं, 14 दिन के आसपास में लगते हैं। ठीक है, इम्प्लांटेशन होकर यहाँ तक पहुंचने में तो 14 दिन लगते हैं। तब तक ये गर्भाशय की दीवार क्या कर लेती है, गर्भाशय की दीवारें जो होती हैं वो इस तरीके से पूरा अच्छे से क्या कर रही होती है, तैयारी यहाँ पे करनी शुरू कर देती है। ठीक है, मैं क्या बात कर रही हूँ, यहाँ पे तैयारियां जो है यहाँ पे ये शुरू कर देती है। ठीक है, क्यों तैयारियां शुरू कर देती है, क्योंकि जायगोट है नन्हा सा मेहमान, और ये नन्हा सा मेहमान अब आने वाला है, और इस नन्हे से मेहमान के आने के कारण ये गर्भाशय तैयारियां शुरू कर देगा। अब क्या हुआ देखो, ये आपकी क्या थी, या ये, अरे यार, ये आपकी जो थी, है ना, यहाँ पे तो आपका क्या था, यहाँ पे तो आपका ओवरी था, यहाँ पे तो आपका क्या था, अंडाशय था, और यहाँ से ये ऐसे ऐसे करके क्या थी, आपकी फैलोपियन ट्यूब थी। यहाँ से आपकी ऐसे करके क्या थी, आपकी फैलोपियन ट्यूब थी। और यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मान लो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ पे निषेचन हो गया, और धीरे 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 ये आके ये जो जायगोट है ये कहाँ पे चिपक गया, गर्भाशय की दीवार पे चिपक गया। और ये जो तैयारियां थी, अब इसको पता है कि अब यहाँ पे बेबी बनने वाला है आगे, तो गर्भाशय क्या करता है, यहाँ से तैयारियां शुरू करता है और इसको बेबी को पूरा इस तरीके से यहाँ पे, है ना, अच्छे से वॉल बना देता है ताकि इसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, और ये आराम से अब क्या कर सके, अब ये आराम से यहाँ पे अपने आप को विकसित कर सके, अपने आप का विकास कर सके। और विकास कैसे करेगा, क्या करेगा, विकास कैसे करेगा, क्या करेगा, कोशिका विभाजन द्वारा। विकास कैसे करेगा दोस्तों, कोशिका विभाजन द्वारा, कोशिका विभाजन द्वारा। और कोशिका विभाजन द्वारा ये विकास करेगा। तो देखो कैसे करेगा, मान लो एक जायगोट है, इसके अंदर एक केंद्रक है, तो अभी अमीबा वाली सिचुएशन पढ़ाई थी ना, फिर 2 केंद्र, फिर 2 बनेंगे। ठीक है, फिर 2 से ये कितने बन जाएंगी दोस्तों, ये 2 से ये कितनी बन जाएंगी, ये 2 और बन जाएंगी, फिर ये 2 से कितनी बन जाएंगी, ये 2 और बन जाएंगी, फिर ये खुद भी अपनी 2 बना लेंगी। ठीक है, और फिर ये खुद भी अपनी कितनी बना लेगा, 2 बना लेगा। और इसी तरीके से
ये खुद भी अपनी कितनी बनाएगा दोस्तों, 2 कोशिकाएं बनाएगा, और ये खुद फिर अपनी अब इस तरीके से कितनी कोशिकाएं बनाएगा, 2। तो देखो एक कोशिका से दोस्तों कितनी बन गई, यहाँ पे 4 और 4 8 कोशिकाओं का निर्माण हो गया, ठीक है। और ये 8 से 16 बनाएंगी, 16 से 32 बनाएंगी, 32 से 64 बनाएंगी, और इस तरीके से करते 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 बहुकोशिकीय जीव का निर्माण कर लेंगी। और वो बहुकोशिकीय जीव कौन है, आप और हम हैं, है ना। ऐसे वृद्धि करती करती काफी सारी कोशिकाओं का निर्माण कर लेंगी, और वो फिर वही बन के जो है एक पूरे भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने गैमेटोजेनेसिस देख लिया, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने और क्या देख लिया, इसके अलावा हम लोगों ने ओव्यूलेशन देख लिया, माने कि अंडोत्सर्ग देख लिया। अंडोत्सर्ग के बाद में आपने क्या देखा, देखो दोस्तों अंडोत्सर्ग के बाद में आपने क्या देखा, उसके बाद में आपने देखा क्या बोलते हैं आपका फर्टिलाइजेशन, माने कि निषेचन। निषेचन की प्रक्रिया की खोज हर्टविग ने की थी। और एक और चीज निषेचन की प्रक्रिया में ध्यान रखना, जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ, पर मैं यहाँ पे वापस से बता देती हूँ कि ये जो आपकी निषेचन की प्रक्रिया है, इस दिन जिस दिन निषेचन होता है उस दिन शरीर का तापमान, जिस दिन निषेचन होता है ना उस दिन, मैं किसकी बात कर रही हूँ, जिस दिन निषेचन होगा उस दिन शरीर का तापमान जो है वो बढ़ जाता है। शरीर का तापमान जो है दोस्तों क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सामान्य से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना, सामान्य से थोड़ा अधिक, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि निषेचन की प्रक्रिया के अंदर क्या होगा, आपके शरीर का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है, सामान्य से थोड़ा अधिक हो जाता है। भाई क्रिया तो होगी ना, रिएक्शन तो होगी, और रिएक्शन होगी तो आपके शरीर का तापमान निषेचन की प्रक्रिया के अंदर, कौन सी प्रक्रिया के अंदर, निषेचन माने फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या हो जाएगा, सामान्य से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर आपका क्या होता है दोस्तों, निषेचन होता है। इसके अलावा हमने अंतरोपण की बात की। अंतरोपण में हमने बोला कि गर्भाशय की दीवार से आके चिपकता है। यहाँ पे क्या बोला, गर्भाशय की दीवार से आकर चिपक जाता है। और इस गर्भाशय की दीवार को क्या कहा जाता है, ये तो यूट्रस है, और इस गर्भाशय की दीवार को कहा जाता है यूटेराइन वॉल। क्या कहा जाता है, यूटेराइन वॉल, ठीक है, यूटेराइन वॉल या फिर गर्भाशय दीवार, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से गर्भाशय की दीवार ने अपने आप को क्या कर लिया है, मजबूत कर लिया है, ठीक है। और ये अपरिपक्व ये जो आपका जाइगोट है, इसको एक नाम और कहा जाता है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, भाई भ्रूण तो बनेगा आगे, पर अभी कैसा है, अपरिपक्व। तो हम क्या बोलते हैं, अपरिपक्व भ्रूण इसको कहा जाता है। ये जो जाइगोट है इसका नाम क्या है, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको अपरिपक्व भ्रूण भी कहा जाता है। तो ये आपकी अब तक की कहानी किसकी थी भाई, ये अब तक की कहानी थी अपने पास में जाइगोट की, ठीक है। अब देखो हम और भी कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, और कुछ चीजें जैसे कि कैसी क्या क्या हो सकती है, उन सब चीजों के बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम निषेचन की बात करें तो निषेचन की प्रक्रिया जो है दोस्तों कितने दिनों में, 2 से 3 दिन के अंदर संपन्न होती है। निषेचन की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो 2 से 3 दिन के अंदर संपन्न होती है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर आपका बड़े वाले डायग्राम से समझा देती हूँ, ये देखो यहाँ पे देखो, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ निषेचन की प्रक्रिया की, तो निषेचन प्रक्रिया सपोज करो यहाँ पे आपका निषेचन हो गया, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे आपका निषेचन हो गया, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया दोस्तों जाइगोट बन गया, ठीक है। अब जाइगोट से यहाँ तक आने में इसको कम से कम भी कितने दिन चाहिए दोस्तों, यहाँ तक आने में इसको ये मान लो कम से कम भी 4 से 5 दिन चाहिए। इसको क्या चाहिए, 4 से 5 दिन चाहिए। और ये जो 4 से 5 दिन का जो भ्रूण होता है ना, मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, 4 से 5 दिन का जो भ्रूण होता है उसको क्या कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मैं क्या बोल रही हूँ, जो 4 से 5 दिन का भ्रूण होता है उसको क्या कहते हैं, उसको ब्लास्टूला कहते हैं। 4 से जो 5 दिन का भ्रूण होता है, 4 से 5 दिन का जो भ्रूण है, जो अपरिपक्व भ्रूण है ना, उसको क्या कहा जाता है, उसको ब्लास्टूला कहा जाता है, ब्लास्टूला कहा जाता है, ब्लास्टूला कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें, जैसे कि अगर मैं बात करूं 5 से 6 दिन का जो भ्रूण होता है ना, हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, जो 5 से 6 दिन का भ्रूण है, 5 से 6 दिन का जो भ्रूण होता है उसको मोरूला कहा जाता है। दिन का जो भ्रूण होता है दोस्तों उसको मोरूला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोरूला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो 4 से 5 दिन का भ्रूण होता है उसको तो दोस्तों ब्लास्टूला कहा जाता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को, ये जो प्रक्रिया है ब्लास्टूला बनने की, इसको ब्लास्टोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसिस प्रक्रिया कहा जाता है। ये जो बनने की प्रोसेस है इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको ब्लास्टोसिस प्रोसेस भी कहा जाता
है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब एक और शब्द आता है कि 3 सप्ताह का जो भ्रूण हो जाता है, 3 सप्ताह तक का जो भ्रूण हो जाता है उसको क्या कहा जाता है ना। तो जो 3 सप्ताह तक का भ्रूण जो होगा, 3 सप्ताह तक का जो भ्रूण होगा इसको गैस्ट्रूला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैस्ट्रूला कहा जाता है। 3 सप्ताह का जो भ्रूण होता है उसे गैस्ट्रूला कहा जाता है। और मैंने क्या बोला कि 4 से 5 दिन लगते हैं अपने यहाँ पे इस भ्रूण को आने में। कितने दिन लगते हैं दोस्तों? 4 से 5 दिन लगते हैं। तो यहाँ पे ये जो अंतरोपण की प्रक्रिया हो गई, ये जो यहाँ पे चिपक गया है जो भ्रूण, इसको, ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहा जाता है? इसको ब्लास्टोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लास्टोसिस यानी कि ब्लास्टूला बनने की प्रोसेस को। और ये जो भ्रूण है इसको उस कंडीशन में क्या कहा जाता है? उस कंडीशन में इसको ब्लास्टूला कहा जाता है। 2-4 दिन बाद में वो मोरूला बन जाएगा और 3 सप्ताह का होने तक वो क्या बन जाएगा? गैस्ट्रूला बन जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि किसी भ्रूण का विकास काल कितना होता है। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाता है कि किसी भ्रूण का जो विकास काल होता है दोस्तों वो कितना होता है। तो यहाँ पे आपको मैं लिख देती हूँ कि किसी भ्रूण का विकास काल, ठीक है ना, मैं क्या बात कर, अभी तक तो भ्रूण ही है ना, तो हम बोल रहे हैं भ्रूण का विकास काल कितना होता है, विकास काल कितना होता है। तो किसी भ्रूण का विकास काल जो है दोस्तों वो आपको ध्यान रखना है कि 3 से 8 सप्ताह। ठीक है, 3 से 8 सप्ताह जो होता है दोस्तों वो किसी भ्रूण का विकास काल होता है। अभी तक हम लोग किस प्रोसेस तक पहुंचे हैं? अभी तक हम लोग अंतःरोपण की प्रक्रिया तक पहुंचे हैं और जहां पर हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से ब्लास्टूला आके चिपक चुका है। ठीक है, और इसको हिंदी में अगर ब्लास्टोसिस की बात करें तो इस प्रक्रिया को कोरक पुटी भी कहा जाता है। इस ब्लास्टोसिस की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? कोरक पुटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो पर कोरक पुटी बहुत मुश्किल से ही कहीं पे लिखा होता है, बाकी नॉर्मल और मैक्सिमम कंडीशन में जो है ब्लास्टूला ही लिखा होता है। ठीक है, एक और चीज आपसे पूछी जाती है कि किसी बेबी का हार्ट माने कि हृदय, हृदय कब बन जाता है? किसी भ्रूण का हृदय जो है वो कब बन जाता है? हृदय माने कि हार्ट। ठीक है, हार्ट जो है वो कब तक बन जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, 3 से 4 सप्ताह का जो बच्चा होता है, 3 से 4 सप्ताह का, ठीक है, तो उसका हृदय जो है वो बनने लगता है। 3 से 4 सप्ताह का जो होता है उसका हृदय जो है दोस्तों वो बनने लगता है। तो ये सारी प्रक्रिया थी, ये सारी चीजें थी जिसके बारे में आपको पढ़ना था। अच्छा, एक और चीज पूछते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? ठीक है, क्या पूछा जाता है आपसे? एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में भी कुछ जगह पर पूछा गया है, तो मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, एमनियोटिक, ठीक है, फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड माने कि द्रव। एमनियोटिक द्रव का मतलब क्या होता है कि देखो दोस्तों, ये जो गर्भाशय की दीवार है, ये जो गर्भाशय की दीवार हमने बनाई थी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखो ये यूटेराइन वॉल तो बनी गई है आपकी। ठीक है, और बीच में इस गर्भाशय के अंदर जितना भी ये जो आपको जितना भी ये पार्ट दिख रहा है जो कोई स्काई ब्लू कलर का है, ठीक है, इसके अंदर ये क्या है? इसके अंदर ये फ्लूइड है। इसके अंदर ये क्या है? ये फ्लूइड है। और ये फ्लूइड जो है दोस्तों इसका नाम क्या है? इस फ्लूइड का ही नाम होता है उल्वी तरल। क्या नाम बोला गया है? उल्वी तरल, या फिर कहा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। या तो नाम है उल्वी तरल या फिर क्या कहा जाता है? या फिर कहा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, या तो उल्वी तरल नाम रखा गया है या फिर आप इंग्लिश में बोल सकते हो एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, जब भ्रूण धीरे धीरे विकास कर रहा होता है, जब भ्रूण धीरे धीरे विकास कर रहा होता है, ठीक है, उल्वी तरल। तो अब क्या होता है, अब जैसे जैसे भ्रूण आगे विकास करे तो उसको पोषण की भी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? उसको पोषण की भी आवश्यकता होती है। और दोस्तों ये जो पोषण जो मिलता है इस किसी भ्रूण को, ये पोषण कहाँ पर मिलता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये पोषण जो है दोस्तों यहाँ पर अपरा से मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है, आधात्री से मिलता है, जो माँ और शिशु को जोड़े हुए रखती है। ठीक है, तो ये जो भी भ्रूण है इसका अगर हम बात करते हैं कि इसको पोषण कहाँ से मिलता है, तो भ्रूण को माँ से पोषण जो है, हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे? भ्रूण को माँ से पोषण अपरा द्वारा प्राप्त होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भ्रूण को माँ से पोषण अपरा द्वारा प्राप्त होता है। अपरा का मतलब क्या हो गया आपका? आधात्री। हम किसकी बात कर रहे हैं? आधात्री से प्राप्त होता है, आधात्री से प्राप्त होता है। तो ये कुछ बातें थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। कल की क्लास में हम लोग कुछ और चीजों के बारे में भी बात करेंगे, कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ हम लोग नर जनन तंत्र को पढ़ेंगे और काफी सारी, अभी तक तो क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ स्टार्टिंग की है, इंट्रोडक्शन देखा है, बाकी कुछ चीजों के बारे में और बात करेंगे। अब देख लीजिए एक बार कि हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा क्या क्या। आज की क्लास में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। वैसे तो देखो
अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे किसके बारे में, जनन तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। जनन तंत्र के अगर बारे में हम लोग बात करते हैं तो हमने इसके अलावा हमने कुछ चीजों के बारे में पढ़ा, जैसे कि हमने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा कि जो अमीबा है वो विभाजन द्वारा अलैंगिक जनन कर रही है, हाइड्रा जो होता है वो मुकुलन द्वारा कर रहा होता है, ठीक है, पुनरुद्ध भवन द्वारा भी है ना, काफी सारे जीव जो है वो क्या कर रहे होते हैं, जनन कर रहे होते हैं। उसके बाद में हम लोग गैमीट युग्मक पे आ गए। युग्मक माने नर युग्मक और मादा युग्मक, शुक्राणु और अंडाणु की हमने बात की। गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस की हम बात करते हैं कि गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो क्या होता है, किस किस तरीके से वो संपन्न होता है। अंडाशय के अंदर जो है वो अंड का निर्माण होता है और वृषण के अंदर दोस्तों शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में बात की। इसके अलावा हम लोग देख रहे थे जो लास्ट कंडीशन हमने देखी थी, ठीक है, पर उसके पहले भी हम लोगों ने बात की, जैसे कि हमने अंतःरोपण अंडोत्सर्ग के बारे में बात की। सबसे पहले तो अंडोत्सर्ग का मतलब क्या हो गया कि एग का अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में जाना और परिपक्वन की अवस्था के अंदर ही निषेचन होता है। आपका खोजकर्ता आपके हर्टविंग रहे हैं। निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है और जायगोट बनाती है, युग्मनज बनाती है, और युग्मनज जब बनता है तो शरीर में जो है क्या होता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है ना। इसके बाद में हमने कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की, जैसे कि हमने कुछ बात की जैसे कि ब्लास्टुला किसे कहा जाता है। तो ब्लास्टुला इन द सेंस क्या होता है दोस्तों, ब्लास्टुला का मतलब है आपके कि 4 से 5 दिन का भ्रूण जो है वो ब्लास्टुला कहलाता है और इस प्रोसेस को कोरकपिटी, ये कोरकपुटी या फिर ब्लास्टोसिस कहा जाता है। 5 से 6 दिन का भ्रूण मोरूला कहलाता है और 3 सप्ताह का भ्रूण जो है वो गैस्ट्रुला कहा जाता है। आगे ये लोग कोशिका विभाजन करेंगे और इस तरीके से आगे तरीके से एक नए जीव का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। हमने एमनियोटिक फ्लूइड की बात की जिसे उल्वी तरल कहा जाता है। भ्रूण का हर्ट जो है 3 से 4 सप्ताह में बनता है। विकास काल के बारे में पूछा जाता है, 3 से 8 सप्ताह का यहाँ पे विकास काल होता है। कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।